हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग क्लास टेंथ के जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे कैसे हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे इसको शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है कि आपका अपना कॉपी और पेन आप अपने पास रखेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट आपको नज़र आएगा बात, उसको आप नोट करते चलेंगे। और अगला जो 10 से 15 मिनट होगा, वो आपको पूरे ध्यान से मेरे बात को सुनना है और समझने पर फोकस करना है। ठीक है, ताकि ये जो आज जो पहला लेक्चर है, वो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए। क्योंकि अगर ये समझ में आता है तो ही हम आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज का हमारा जो एजेंडा है वो क्या है कि ये जो टॉपिक आपका पहला है 3.1, जिसका नाम है भूमिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए, हम लोग आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला क्या है कि हम ये टॉपिक को क्यों पढ़े हैं। ठीक है, होता है ना कि अब हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ना है, तो उसका भी हम रीज़न जानेंगे। और दूसरा कि ये टॉपिक क्या है, ठीक है, ये भी समझेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट क्या होता है, कोई भी टॉपिक पकड़े और उसको पढ़ना चालू कर दिए। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि वो क्वेश्चन तो ठीक है वो बना लेगा, लेकिन उसके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होता है चीज़ को समझने का, और जो इंटरेस्ट होता है ना, वो उसके अंदर डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम आपको ये साथ में बताते चलेंगे कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो सारा चीज़ ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला जो क्यों का जवाब है, वो हम तलाशने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, ये हम ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हम आपके एनसीईआरटी के बुक से ही लिए हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है कि ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक तो देखिए, आपको क्या है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, ये क्यों का जो एक आंसर है वो क्या है कि आपको एग्ज़ाम को पास करना है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये वो तो क्राइटेरिया रहता ही है। लेकिन साथ में क्या होता है कि आप अपने रियल लाइफ में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे-ऐसे वो कंडीशन आते हैं, जहाँ पर हमको उसको सॉल्व करना रहता है, आंसर पता करना रहता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, यानी गणित की भाषा में कन्वर्ट करके, फिर उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी चीज़ को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी के बुक में एक कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है अखिला। ठीक है, वो क्या है, अपने गांव में एक मेला में गई घूमने के लिए। तो वहाँ पर उसको जो है एक चरखी था। ठीक है, हम उसका पिक्चर आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये झूला है, उसको ये झूलना था। और एक खेल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हुपला। ठीक है, हुपला क्या होता है कि कहीं पे आप देखते होंगे कि वो दुकान में कुछ चीज़ों को रखता है इस तरीके से सजा करके, और एक रिंग आपको दे दिया जाता है, उसको फेंकना रहता है। ठीक है, इसमें जैसे आप फेंके, अगर किसी कोई भी एक सामान में चला गया तो वो सामान आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का दो खेल उसको खेलना था। ठीक है, तो क्या कहता है कि जितनी बार वो हुपला खेल खेला, तो उससे आधी बार उसने क्या किया, चरखी की सवारी की। तो कहता है कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपया
और हुपला खेलने के लिए 4 रुपया उसको खर्च करना पड़ा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किया है। ठीक है, तो देखिए ये एक रियल लाइफ का उदाहरण है। ठीक है, रियल लाइफ का ये एक उदाहरण है। तो अब इस प्रश्न का जवाब हम कैसे ढूंढेंगे कि वो इतना रुपया खर्च किया है और टोटल इतना रुपया दिया था, यानी 20 रुपया, तो वो कितना बार हुपला खेला है और कितना बार चरखी का सवारी किया है। ठीक है, तो इसका हमको आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ का जवाब हम जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद जब इसके एप्लीकेशन पे आएंगे, तब हम इस प्रश्न का जवाब आपको बताएंगे। ठीक है, कहाँ पर इसको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसे हमको हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो चलिए आपको बता दिए कि क्यों क्यों ये टॉपिक आपको जानना है। देखिए यही एक रियल लाइफ घटना नहीं है, बहुत सारा रियल लाइफ घटना है जिसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये तो पहला का जवाब हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, कि ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या है। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग डिकोड करते हैं। इसका जो परिभाषा है उस पर डायरेक्ट ना जाते हुए हम सबसे पहले इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये टॉपिक का नाम क्या है, कहता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो एक एक करके इस शब्द को समझते हैं। देखिए युग्म का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। युग्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेयर। ठीक है, या हिंदी में और दूसरे शब्द में बोले तो क्या है, जोड़ा। जैसे आप अपना देखते होंगे कि आपका जो जूता है, ठीक है, वो जूता क्या होता है कि आप जोड़ा में पहनते हैं। ठीक है, दोनों पैर में होता है एक एक, तो उसको बोलते हैं जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जोड़ा किस चीज़ का भाई, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, उसका जोड़ा हमको जानना है। तो यहाँ पर दो चर बोलने का मतलब क्या है, क्या, पहले तो ये समझ आना चाहिए। देखिए ये जो चर होता है इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है जो क्या करता है, बदलाव को दिखाने के लिए आता है, यूज होता है। ठीक है, तो मैथ में क्या होता है कि जब भी हम लोग समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें चर को दिखाने के लिए जनरली हम लोग अल्फ़ाबेट का जो लास्ट का 3 लेटर्स होता है, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो चर वाला, तो दो बोलने का क्या मतलब है, आप ये चीज़ समझिए। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक्स लिखे और ये एक्स लिखे। ठीक है, तो आप बताइए क्या ये दो चर है, बताइए। तो ये दो चर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है भाई, ये दो बार लिखा हुआ है। ठीक है तो एक ही ना, क्या एक्स, तो चर एक ही है, भले वो लिख दिया है उसको दो बार, तो इसको हम लोग दो चर नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये एक ही चर है, बस लिखा हुआ दो बार है। तो हमको क्या करना है कि एक चर वाला तो नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है दो चर वाला। तो दो चर बोलने का मतलब है कि हम कोई दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे। ठीक है, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए उसके बाद अगला क्या है टर्म इसमें, रैखिक। तो रैखिक का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए रैखिक का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे जो चर लिए थे एक्स और वाई, ठीक है, इस दोनों का जो पावर है, ठीक है, वो अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। मतलब ये जो चर है जो आपके प्रश्न में दिया हुआ रहेगा उसका पावर, जैसे अगर मान लेते हैं कुछ इस टाइप का यूज कर दिया, तो ये तो भाई एक्स का पावर एक से ज़्यादा हो गया ना, तो ये हमारा रैखिक नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो दोनों चर है उसका घात कितना होना चाहिए, 1, यानी पावर उसका 1 होना चाहिए। वो क्या होगा, आपको इस तरीके से लिखा नजर आएगा। ठीक है, इसके पावर में कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, पावर में कुछ नहीं दिखेगा मतलब वहां पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो आपको चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा। सॉरी, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि वो रैखिक क्या होता है। ठीक है, और समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है कि आपको
दिया रहेगा LHS और इक्वल टू RHS, ठीक है। इस टाइप का टर्म आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब बीच में इक्वल का साइन रहेगा और इसके दाहिने साइड कुछ लिखा रहेगा और बाएं साइड कुछ लिखा रहेगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम इसको आप ये जो टर्म था उसको हम बता दिए आपको, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसका जो एक्चुअल परिभाषा है उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप अपना बुक खोलेंगे तो उसमें आपको परिभाषा में लिखा हुआ ये चीज मिलेगा, ठीक है। क्या कहता है कि निम्नलिखित रूप के समीकरण युग्म, ठीक है, निम्नलिखित रूप के समीकरण युग्म, निम्नलिखित रूप के समीकरण युग्म यानी इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा, इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, जहां A1 B1 A2 B2 ये जीरो नहीं होना चाहिए और A1 A2 B1 B2 C1 तथा C2 सभी के सभी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये तो बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये वहां से भी आप पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ आप क्यों आए हैं, क्योंकि आपको चीज को समझना है, ठीक है। तो आइए हम इस परिभाषा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि एक परिभाषा क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, तो देखिए हम इस परिभाषा को तीन पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। जो ये परिभाषा तीन पार्ट से मिलकर के बनता है। पहला क्या है कि आपको एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है, पेयर दिया हुआ है समीकरण का, जो ये दोनों है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको एक कंडीशन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए समझने का इसको प्रयास करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेयर जो दिया हुआ है ना, ये होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यापक रूप, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें वो आपको इस तरीके से अगर नहीं देता है लिख करके, ठीक है, मतलब एक साइड में इक्वल टू जीरो नहीं रहता है, तो आपको सबसे पहले उसको इक्वल टू जीरो एक साइड लाना है, ठीक है। वो कैसे आएगा वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो दो वेरिएबल है कौन कौन सा है, इसमें एक्स और वाई यूज किया हुआ है, ठीक है। आप दोनों का पावर देखिए ध्यान से, पावर में क्या है, नहीं कुछ तो वन रहता है, तो दोनों क्या हुआ, रैखिक। तो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। समीकरण क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज करके, और इसके दाहिने साइड में भी कुछ लिखा हुआ है और बाएं साइड में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब LHS इक्वल टू RHS के फॉर्म में है, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, आप देखिए ये जो x का टर्म है वेरिएबल, इसमें पहला समीकरण में उसका जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है A1x, तो जो x के साथ में ये गुना में लिखा हुआ है, इसको क्या नाम देते हैं, गुणांक। क्या नाम देते हैं, गुणांक। तो कहने का मतलब है कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा हम लोग A1 के नाम से जानेंगे, ठीक है। अभी देखिए एक बात और समझिए, ये जो A1 हम बोल रहे हैं, तो इसमें हम ये वन क्यों लगाए, ये बस इसलिए लगाए, ये जो इसको सफिक्स बोलते हैं, ये वन इसलिए लगाए ताकि ये पता रहे कि जो x का जो कोफिशिएंट हम बोल रहे हैं A1, ये पहला समीकरण का है, ठीक है। ये जो पेयर दिया हुआ है इसमें दो समीकरण है, तो इसमें ये पहला समीकरण का जो वेरिएबल है x, उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बोले A2x, तो यहाँ पर A2 बोलने का अर्थ है कि ये जो x है ना वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट है A2, ये हमारे दूसरे समीकरण में जो यूज हुआ है x, उसका कोफिशिएंट है यानी उसका गुणांक है, ठीक है। बस ये दिखाने के लिए यूज होता है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि
दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो हमको कुछ इस रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए इसका कंडीशन को समझते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है कंडीशन में कि A1 जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए और B1 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों बोला पहले उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका समीकरण दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो अभी आप खुद सोचिए अगर हम इसमें A1 को 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A1 0 नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए अगर हम A1 को 0 ले लेते तो क्या होता है। तो जैसे हम इस A1 के जगह पे 0 रखते, तो 0 रखने के बाद में यहाँ पे क्या है, गुना रहता है छिपा हुआ, तो गुना करते x, तो ये टोटल का टोटल टर्म क्या बन जाता है, 0। और टोटल का टोटल टर्म 0 बन जाता तो मतलब ये टर्म पूरा का पूरा गायब। अब पूरा का पूरा गायब होता तो क्या बच जाता है मेरे पास, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सिर्फ ये टर्म बचता, और ये टर्म अगर बचा है तो आप देखिए कि इसमें कितना वेरिएबल रह गया है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह गया है और वो क्या है, y। तो ये क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जबकि हमको क्या पढ़ना था, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। भाई मेरे जब इसमें एक वेरिएबल गायब ही हो गया है, एक वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ अकेला ही बचा है, एक सिंगल वेरिएबल, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ना, क्योंकि y का पावर देखिए 1 है। ठीक है, तो ये एक चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप b1 को कर लेंगे 0, अगर आप b1 को इसमें 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b1 का टर्म गायब हो जाएगा, फिर सॉरी y का टर्म गायब हो जाएगा। और अगर y का टर्म गायब हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये टर्म गायब हो गया। जब इसमें आप b1 को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y का टर्म गायब। तो y का टर्म जब गायब हुआ तो हमारे पास क्या बचा, a1x प्लस c1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये तो एक ही वेरिएबल बचा ना, देख रहे हैं, सिर्फ सिर्फ x बचा है। ये एक वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण बन जाता है, जो कि हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम जो परिभाषित कर रहे हैं चीज को वो क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये कंडीशन दोनों होना आपस में जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है कि ये जो A1, A2, B1, B2, C1, C2 जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है कि इस टर्म को तो इग्नोर ही करके चलते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि ये ध्यान में रखना क्यों जरूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बस बता रहे हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखिए आपको अभी डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो आगे आपका 11th में आएगा, तो अभी आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बस हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हम 2 लिखे, ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए, ये तो रियल नंबर है। अगर हम इसी 2 में आई लिख दें, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया, कहीं भी आपको अगर आई नजर आया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अभी फिलहाल आप इतना मान के चलिए। ठीक है, तो आइए देखिए हम बताते हैं आपको ये कंडीशन क्या कहना चाह रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक इसमें दिया हुआ है 4x माइनस 7iy प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से इस दूसरे वाले समीकरण में, ठीक है, इस दूसरे वाले समीकरण में आप ध्यान से देखो, जो y का कोफिशिएंट है, ठीक है, y के साथ जो गुना में है क्या है, आप इसको कंपेयर करो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे दूसरा समीकरण में y है, यहाँ पर भी y है, इसके साथ में जो दिया हुआ था यहाँ पे ये क्या था, b2,
तो आप यहाँ पे देखोगे B2 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, माइनस में 7i। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ ध्यान से कि B2 क्या हुआ, क्या लिख रहा है वो, देखिए ध्यान से, -7i। और ये कैसा नंबर है, अभी हम आपको बताएं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अगर उसमें i का टर्म आ गया तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आपसे अगर पूछे कि ये जो हम आपको अभी पेयर दिए थे, समीकरण का जो पेयर दिए हुए थे, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो आप अभी आप अगर ये बोल रहे हैं कि ये अभी भी है रैखिक समीकरण, तो आप गलत हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्यों गलत है, क्योंकि हमारा इस परिभाषा में क्या बोला कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारे के सारे क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो B2 एक मिल रहा है आपको, वो -7i है। ठीक है, i इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे 11th में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, भाई ये तो जो B2 हुआ, ये तो रियल नहीं हुआ ना, वास्तविक संख्या तो नहीं हुआ, रियल नंबर नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो समीकरण है हमारा, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अपने क्लास में किसी भी बच्चे से पूछेंगे, ठीक है, इवन आप बच्चे से क्या, आप अपने टीचर से भी पूछ लेंगे ये एग्जाम्पल, तो उम्मीद है कि वो भी गलत गलत बता देंगे कि हाँ ये रैखिक, कह देंगे कि ये रैखिक समीकरण का युग्म का एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। अभी तक देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, तो एग्जामिनर चाहे तो वो पूछ सकता है ना, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। तो उम्मीद है कि हम आपको इस परिभाषा को समझाने में सफल रहे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। ठीक है, आइए इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ये कहता है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में कौन सा या से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये पांच क्वेश्चन दिए हुआ है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लेते हैं पहला वाला प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले हम ये पहला वाला प्रश्न लेते हैं। देखिए अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा या नहीं। आपको देखिए आपके लिए जो गाइड, जो एक इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसमें जो आपका एक गाइड के रूप में काम करेगा, वो क्या करेगा, आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म जो क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये आपका मार्गदर्शन का काम करेगा। ठीक है, जो भी काम करना है आपको इसको ध्यान में रख करके करना है। बस समझ में आया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया हुआ है हमको ये पता लगाना है कि ये रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं। आप सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y। अभी देखिए जनरल फॉर्म में देखेंगे ध्यान से, तो दाहिना साइड में क्या है, बराबर के बाद 0 है, लेकिन यहाँ पे बराबर के बाद 7 है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को इस साइड लेके चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्लस में था, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7, और इधर जब कुछ नहीं बचा, 7 इधर चला आया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया, 0। और दूसरा को देखेंगे तो ये x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये पहले से ही इस फॉर्म में दिया हुआ है ये। तो अब आपको ये बताना है कि ये रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं है। तो आप अपने पैरामीटर को चेक करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास दो वेरिएबल होना चाहिए। तो दो वेरिएबल देखिए है इसमें, x और y। ठीक है, दो वेरिएबल यहाँ पर हमको दिख रहा है, x और y। और रैखिक होना है इसको, तो रैखिक होने के लिए दोनों का पावर कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, y का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण है
समीकरण का जो युग्म दिया हुआ है पहला, ये हमारा क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आया? तो ठीक उसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल को करेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो y है, ठीक है, पहला में तो x का पावर में 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये ठीक है, ये पहला तो रैखिक हुआ। लेकिन दूसरे को ध्यान देंगे आप, तो y का पावर में देखिए 2 है, ठीक है। जैसे y का पावर में 2 आया तो ये रैखिक तो रहा नहीं। तो ये भले ही दो चर वाला है समीकरण, लेकिन ये रैखिक नहीं है। हमको क्या बताना था, रैखिक समीकरण युग्म, ये तो रैखिक है नहीं, ठीक है। तो ये उसका आंसर नहीं होगा। इसको हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका नहीं है रैखिक समीकरण का। पहला वाला ये रैखिक समीकरण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखिए, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ये वाला समीकरण। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, ये तो दिया हुआ ही है एक ही समीकरण। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ये तो एक ही समीकरण दिया हुआ है, ये तो पहले ही खत्म हो गया ना। हमको क्या चाहिए था, युग्म चाहिए ना, जोड़ा चाहिए, लेकिन इसमें तो जोड़ा है ही नहीं। तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण का जोड़ा तो नहीं बोलेंगे। रैखिक समीकरण है, दो वेरिएबल वाला भी है, लेकिन क्या है, जोड़ा में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको भी हम इधर आगे कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपका अगला समीकरण दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप से है। तो अभी आप यहाँ पर पहले समीकरण को अगर ध्यान से देखेंगे, तो ये कितना है लिखा हुआ, 5x प्लस 2x। तो 5x और ये तो दोनों एक ही है ना, दोनों वेरिएबल, तो ये दोनों तो आपस में जुट जाएगा। ये क्या हो गया, 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अभी आप देखेंगे कि ये तो भाई दो बार लिख दिया था, वेरिएबल तो एक ही था ना, ये तो एक वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण हो गया। बात समझ में आया? हमको क्या पता करना था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए, ये भी तो नहीं हुआ। बात समझ में आया? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तो ये हमारा तीसरा नंबर एग्जाम्पल, ये भी हमारा नहीं था रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल, और ये चौथा नंबर भी रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं था। अब बात करते हैं पांचवा नंबर पे। तो पांचवा नंबर क्या कह रहा है, अब देखिए आप अगर तीसरा कंडीशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या बोला था कि जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारा का सारा क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो y का कोफिशियंट है, मतलब B2 जो है, सॉरी B1 पहला समीकरण वाला, जो B1 है ये कितना है, 5i, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे जो C2 के जगह पे है ये क्या है, माइनस में 8i। तो भाई ये क्या बोला था परिभाषा में कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सॉरी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सारा का सारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर i का टर्म आ जाएगा तो वो हमारा रियल नंबर नहीं रहेगा, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसीलिए हम इस पेयर वाला जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, इस जोड़ा को दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। भले ही इसमें x का पावर में 1 है, y का पावर में भी 1 है, लेकिन इसको हम लोग रैखिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी परिभाषा में हमको बताया गया कि जो उसका कोफिशियंट होगा, ठीक है, रैखिक होने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि x और y का पावर में 1 हो, ठीक है। उसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है वो सारा का सारा हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे, ठीक है। और आप आने वाले एग्जाम में अगर आपसे कोई प्रश्न इस टाइप का पूछ लेता है तो आप उसको पहचानने में गलती नहीं करेंगे। बात समझ में आया? तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है। अगर आप हमारे
वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आपको 5 उदाहरण देने हैं। ठीक है, अगर आप अभी इतने सारे प्रश्न को समझे होंगे तो आपको बस क्या करना है, 5 उदाहरण देना है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का। देखते हैं आप लोगों में से कितने इसको बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अब अपने सारे टॉपिक्स को इसी तरीके से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा जो माइंड है वो डेवलप करे और किसी भी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो वो आप आसानी से बना पाए। ठीक है, और एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। बस समझ में आया? तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।